देखिए उनको जो सुविधाएं सरकार की तरफ से पहुंचाई जा रही हैं वो उपलब्ध हो पा रही हैं या नहीं हो रही हैं। हमारे साथ आईजी जोन प्रयागराज साहब जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस कैसे मदद कर रही है इस कोरोना काल में। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे आपका। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि पुलिस जो है 24 घंटे काम कर रही है इस कोरोना काल में और बहुत कठिन चुनौती है। आपके जोन में अभी फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति है? ये देखिए, मैं आईजी रेंज हूँ प्रयागराज में और मेरे जुरिडिक्शन में प्रयागराज है जी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी है। पहले जो वेव सेकेंड वेव आई उसमें शुरू में प्रयागराज यूपी में सेकेंड नंबर पे था और वहां पर लगभग 2200, 2300, 2400 केसेस आए। लेकिन आज जो स्थिति है वो लगभग 200-250 केसेस की है पर डे। तो ये जो संक्रमण था वो काफी तेजी से जो प्रयास किए गए प्रशासन ने, पुलिस ने और डॉक्टरों की टीम ने, एक जो इंटीग्रेटेड अप्रोच था, शासन का जो निर्देश था, उससे ये अच्छा हुआ कि चीजें जल्दी से नियंत्रण में आ गई और आज ये स्थिति है कि हमारे सारे हॉस्पिटल्स में बेड्स खाली है, ऑक्सीजन की कोई क्राइसिस नहीं है, दवाओं की कोई क्राइसिस नहीं है और लोगों को यह विश्वास है कि यदि कुछ होता है तो उनके लिए सरकार के सारे साधन उपलब्ध हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी तैयार हैं, बेड्स खाली हैं, इसलिए जो क्राइसिस था वो अब ओवर हो चुका है। और इसमें जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी हम लोगों ने की कि जो भी लोग ट्रेस हुए उनको या तो होम आइसोलेशन किया गया और जो लोग क्रिटिकल थे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और उन एरियाज को जहां पर ये केसेस पाए जा रहे थे उनको चिन्हित करके एक से अधिक जहां जहां केसेस पाए गए उन एरियाज को सेंटर से 25-25 मीटर दोनों तरफ मान करके उनको कंटेनमेंट जोन के रूप में उन्हें चिन्हित किया गया और उसमें लॉकडाउन सख्ती से पालन उसका कराया गया। उसमें नगर निगम की टीम थी, उसमें नगर निगम की टीम हमारे साथ थी, हमारे साथ वहां पर सिविल डिफेंस के लोग थे, अन्य वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यहाँ पे बहुत एक्टिव वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, अपराध निरोधक समिति है, उस मोहल्ले के लोग थे, पुलिस के लोग थे। तो उनको समझा के पब्लिक एड्रेस सिस्टम का हम लोगों ने बखूबी इस्तेमाल किया कि जिससे कि जो हम कंटेनमेंट जो था उसको हम सख्ती से पालन करा पाए और लोगों का भी सहयोग हमें मिला और निश्चित रूप से उससे ये हुआ कि जो ग्राफ बढ़ रहा था वो एक तो रुका और फिर धीरे धीरे नीचे आया। केपी सिंह सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। जिस समय ऑक्सीजन को लेके आप लोग सारा मतलब प्रदेश में बहुत यू एंड ट्राई मच गया था, उस दौरान आपके रेंज में बहुत सारे मदद ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास भी सूचनाएं आ रही थी, तो आप लोगों ने कैसे इसमें मदद की, आम लोगों की कैसे सहायता की? इसमें देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात थी प्रयाग में कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्रोडक्शन के प्लांट थे। एक तो ऐसी बात थी जो मेडिकल कॉलेज में जो बाउजर आते थे बड़े बड़े 20 मीट्रिक टन के जो ऑक्सीजन का सिलेंडर आता था, तो उसको हम लोगों ने ग्रीन कॉरिडोर करके मेडिकल कॉलेज में सप्लाई मेंटेन रखी और जो दूसरी जो छोटे हॉस्पिटल थे उनको सप्लाई की बात थी तो उसको प्राइवेट जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन कंपनी है, नैनी में हमारी 3 कंपनी है, एक तेलियरगंज में है, तो उसके माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन की गई।
सबसे प्रॉब्लम थी जो प्राइवेट लोगों के फैनेटिक कॉल आते थे कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर साहब हमको ऑक्सीजन कहां मिलेगा। तो उसके लिए हमारी फोर्सेज जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट थी उस पर बात करके आप लोगों ने एक जगह निर्धारित कर दी थी कि साहब वहां जाइए, आप अपना टोकन लीजिए, लाइन लगाइए, और प्राइवेट लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए एक अलग से काउंटर था, और उनको 2 घंटे 3 घंटे जैसी क्राइसिस थी उस हिसाब से उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको ऑक्सीजन की सप्लाई न मिली हो। 1-2 बार सिचुएशन आई कि ऑक्सीजन कम हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद 3-4 घंटों के बाद उनको सप्लाई रेगुलर हो गई। तो ऐसे जो क्राइसिस फोन थी उनको हम लोगों ने फोन के माध्यम से, अपनी पुलिस फोर्सेस के माध्यम से उन जगहों को गाइड किया वहां जाने के लिए जहां से उनको ऑक्सीजन रिफिल हो जाता। तो ये अच्छी बात रही। कई बार हॉस्पिटल से कॉल आई कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो उसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया फैक्ट्रीज से कि भाई इनको प्राथमिकता पे दे दीजिए। 1-2 बार यहाँ पे ऑक्सीजन लेने आती है मेडिकल कॉलेज या अम्बेडकर नगर का, यहाँ पे ऑक्सीजन लेने आते थे हमारे बगल का जिला है भदोही, संत रविदास नगर, तो उन लोगों को भी प्रायोरिटी पे जैसा रिक्वायरमेंट थी प्रायोरिटी तय किया गया, और पब्लिक के लोगों को, प्राइवेट लोग जो थे उनको अलग से एक काउंटर बनाया गया, जिससे कि ऑक्सीजन की जो क्राइसिस थी वो काफी हद तक नियंत्रित रही। जी केपी सिंह साहब, मैं एक चीज और समझना चाहता हूँ कि इस समय जो ग्रामीण इलाके में है उसमें कोरोना थानों में जो पुलिस है उनके जरिए भी उन लोगों की मदद की जाए। तो जो आपकी पुलिस है वो किस तरीके से ग्रामीणों की मदद कर रही है, जरा उसके बारे में भी हमें बताएं। ये देखिए, इस समय ये है कि जब ये कोरोना का जो संक्रमण है गांव में फैलने की कुछ सूचना है, और ये सही भी बात है, तो उसमें निगरानी समितियों में, हर निगरानी समिति में हमारे पुलिस फोर्स के लोग हैं, और हमारे पास पहले से ही जब पहला फेज था, जब पहला फेज कोरोना संक्रमण का आया था, उस समय निगरानी समितियों को हमने एक सी प्लान है, तो सी प्लान में हमने एक निगरानी समितियों के सारे नंबर उसमें हमने सेव कर रखे थे, और उन निगरानी समितियों में जो हमारे लोग थे, एक तो फोन से हम उनसे लगातार टच में हैं, साथ में फिजिकली, और हमारे लोग फिजिकली वहां जाते हैं निगरानी समिति के साथ। गांव में लोगों को ट्रेस करने की बात है, ट्रैक करने की बात है, उनको एडवाइस करने की बात है, मेडिकेशन की बात है, तो उन सारे बिंदुओं पे तो बताते हैं। साथ साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम से खुद जो हैंड हेल्ड बाइक है उसके माध्यम से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जैसे ही कोरोना का संक्रमण आपको दिखता है, कोई लक्षण दिखता है, तो ये वेट मत करिए कि आपका टेस्ट होगा, आप टेस्ट कराइए जरूर, लेकिन दवा शुरू करिए, क्योंकि कोविड की दवा निश्चित है और इसका कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो जो टाइमली मेडिकेशन है टेस्ट के साथ साथ, ये इसका सबसे बड़ा हथियार है। और इस बात को हमने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से पूरे शहर में हम बता रहे हैं कि गांव में जो लोग हैं वो लोग समय से मेडिकेशन शुरू करते हैं। अगर उनको कोरोना का लक्षण दिखता है, उनको फ्लू लाइक लक्षण है, उनको खांसी है, जुकाम है, फीवर है, और लगातार 2-3 दिन से कंटिन्यू कर रहा है, तो ये मान के चले कि वो कोविड हो सकता है, और कोविड की दवा शुरू करिए। कोविड की दवाएं नुकसान नहीं कर रही हैं, क्योंकि उसमें मल्टीविटामिन है, उसमें आइवरमेक्टिन है, और उसमें एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये काफी सेफ है। तो हमने यही कहा अपने जवानों को भी कि एक तो हमने वो लिस्ट जो सरकार ने जारी की है उस लिस्ट को सबको सर्कुलेट किया है। सरकार भी अपनी जो निगरानी समिति आशा बहुएं हैं, जो एनम्स हैं, उनके माध्यम से दवाएं भेज रही है। जो भी कोविड लक्षण लोग हैं, युक्त लोग हैं, उनको तत्काल मेडिसिन दी जाए और टेस्ट किया जाए, और यदि कोई गंभीर है, किसी को लगता है कि ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, तो उनको फिर हॉस्पिटलाइजेशन की बात है, जो इंस्टीट्यूशनल एडमिशन की बात है, उसको फिर एडमिशन की बात है, उसको लागू किया जाए। तो इस बात पे हम लोगों ने जोर दिया है। पर एक चीज और बहुत देखने में आया, आपने देखा कि जब कोविड एकदम पीक पे था सेकेंड फेज का, उस दौरान
हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने भी बड़ी मनमानी की। मैं समझता हूँ कि प्रयागराज में भी इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आई होंगी, उन्होंने भी बड़ी मनमानी की। मैं समझता हूँ कि प्रयागराज में भी इस तरह की। उसके अलावा अगर आप देखें रेमडेसिविर या जो जीवन रक्षक दवाइयां थी उसके लिए भी बड़ा जो है लोगों को संघर्ष करना पड़ा होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसे लोग कैसे चिन्हित हो पाए, कैसे चिन्हित किए गए, ऐसे लोगों पे कैसे लगाम लगाने का काम किया? ये देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटलों ने काफी मदद भी लोगों की जब गवर्नमेंट के संसाधन काफी क्राइसिस में थे, उन पे प्रेशर था। तो प्रयाग की मैं बात करूं तो करीब करीब 13-14 हॉस्पिटल उन लोगों ने ऑफर किया कि हम कोविड के रूप में काम करेंगे, कोविड हॉस्पिटल के रूप में काम करेंगे। तो उनका रोल काफी पॉजिटिव था। लेकिन इसी बीच एक तो हॉस्पिटल्स की शिकायतें मिली कि उसमें कुछ अधिक ओवर प्राइसिंग हो रही है। उसको हम लोगों ने कमिश्नर के माध्यम से, सीएमओ के माध्यम से जांच कराई। उनके खिलाफ एक हॉस्पिटल के खिलाफ अभियोग भी दर्ज हुआ। साथ साथ ही ये ट्रेंड था जब क्राइसिस थी सेकेंड वेव में कि लोग, हर आदमी रेमडेसिविर के लिए भाग रहा था। और प्राइवेट, विशेष करके प्राइवेट हॉस्पिटल, ये लगता था कि जो उनके पेरेंट्स के, उनके जो लोग जो अटेंडेंट्स थे, उनको लगता था कि शायद रेमडेसिविर मिल जाए तो वो बच सकते हैं। जबकि रेमडेसिविर के बारे में बार बार ये बात बताई जा रही थी कि कोई जीवन रक्षक दवा नहीं है, इसका कोई बहुत इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है कोविड पे। लेकिन लोग इस बात को मानने को नहीं तैयार थे और डॉक्टर से जबरदस्ती पर्चा लिखा रहे थे। और कुछ डॉक्टर्स भी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कि भाई हमने सब कुछ कर दिया, रेमडेसिविर भी लगा दिया, आपकी हालत ठीक नहीं है तो हम क्या करें। तो हर आदमी एक पर्चे पे रेमडेसिविर लिखा करके दौड़ रहा था और रेमडेसिविर की उपलब्धता बहुत कम थी। तो इसलिए इस क्राइसिस का कुछ लोगों ने फायदा हुआ। 1-2 फोन कॉल ट्रैप हुए जिसमें लोग बेचने की बात कर रहे थे। जब उनको पकड़ा गया तो ये पता चला कि ये लोग रेमडेसिविर मंगा करके ब्लैक करते थे। 4 लोग अरेस्ट हुए। इसी तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्राइसिस में तो लोगों ने 25,000 20,000 में बेचने की बात हुई। 5 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 3 लोग पकड़े गए। तो इस तरह से कुल 4 अभियोग पंजीकृत हुए। जो लोग इस आपदा में लोगों का शोषण करने के लिए उसको अवसर बना रहे थे पैसा कमाने का। इसी तरह से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम पे, जिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 45,000 40,000 थी, उसको 1,15,000 में बेचा जा रहा था। वो अरेस्ट हुए। तो एक ये लगातार ये देखा गया कि कुछ लोग इस आपदा का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें एक तो पब्लिक ने कुछ ने सूचनाएं दी, कुछ फोन कॉल से लोग पकड़े गए और कुछ हम लोग के जो पॉपुलर नंबर थे जिसपे हमारी सूचनाएं आती हैं उस पर सूचनाएं आई। और इस तरह से हम लोगों ने जो कालाबाजारी कर रहे थे, जो लोगों का शोषण कर रहे थे, ऐसी शिकायत आई कि जो शमशान पे एक हम लोगों ने यहाँ बनाया गंगा के किनारे, जो कोविड का शमशान है, उस पर भी ये पता चला कि लकड़ियों के दाम अधिक कर रहे हैं लोग। इस तरह से शिकायतें आई कि एम्बुलेंस पे मनमाना चार्ज हो रहा है। फिर उन लोगों की बैठक करके प्रशासन और पुलिस के साथ दाह संस्कार के रेट तय किए गए, एम्बुलेंस के रेट्स तय किए गए। तो चीजें नियंत्रित की गई। कुछ न कुछ कमियां मिली, लेकिन जो लोग कमी करते हुए पाए गए, जो लोग बदमाशी कर रहे थे, इस तरह का शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया, उसको प्रेस में दिया गया। तो एक अच्छा माहौल बना। ये सर, एक चीज और कहना चाहूंगा कि पुलिस ने इस दौरान 24 घंटे काम किया, कंधे से कंधा मिला के काम किया, लोगों के सुख में, माफ कीजिएगा, दुख में भागीदार बनी। वो भी बधाई की पात्र है और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का मनोबल भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जी, निश्चित रूप से मैंने अपने रेंज में हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम किया। जो मेडिकल कॉलेज में चौकी इंचार्ज था, उसने रात दिन कम फोर्स में भी लगातार, जो इलेक्शन ड्यूटी में लोग 12 तारीख से निकल गए थे और लोग 2 तारीख के बाद तक व्यस्त रहे। फोर्सेस की कमी थी, लेकिन फिर भी जो हमारे मेडिकल कॉलेज की जो पुलिस थी, जो हमारे बेली हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पे जो लोग थे, जो शमशान घाट पे जो लोग लगे थे, उन लोगों ने लगातार काम किया। मैंने उन लोगों की प्रशंसा की, उनको बुला करके हमने उनको पुरस्कार दिया है, प्रशस्ति पत्र दिया है। हमारी फायर ब्रिगेड की टीम ने भी 1-2 जगह इसी क्राइसिस में आग लगी, दुर्घटनाएं हुई, उन्होंने अच्छा काम किया, उनकी हमने प्रशस्ति की है, उनको हमने अप्रिशिएशन लेटर दिया है। ये निश्चित रूप से जो लोग काम करते हैं, हमारी जो जल पुलिस है, उसने लोगों के जो अस्थियां हैं उनके विसर्जन में बहुत बड़ा काम किया। लगातार वो काम कर रहे हैं। तो जो लोग लगातार प्रेशर में काम कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, लोगों के साथ उनके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, हम उन लोगों की तारीफ करते हैं। और ये बात सही है
कि पुलिस का मनोबल और एक तरह से उनकी संवेदनशीलता भी बढ़ी है। उनके अंतर्गत जो सेंसिटिविटी थी उसका भी असर हुआ है, अच्छा उसका एक पॉजिटिव चेहरा आया है पुलिस का। और जिन लोगों ने अच्छा काम किया इस क्राइसिस में वो लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। जी केपी सिंह सर, आपको बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज की तरफ से। अब मैं समझता हूं कि अभी ये लड़ाई हमारी जारी है, हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया, मैं यही समझता हूं, और इसमें कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की आवश्यकता है। और इंडिया न्यूज भी ऐसे इस मुहिम में आप लोगों के साथ है, और हम उम्मीद करेंगे कि हर मौके पे जहां आपको हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।